सोचो एक दिन तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा क्वालिटी समय बिताने के लिए हॉट एयर बलून राइड पे जाते हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, वेदर परफेक्ट होता है, हवा शांत होती है और तुम सिर्फ ऊपर से दुनिया को देखकर एंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। एयर बलून के कपड़े में एक छोटा सा छेद हो जाता है। पहले किसी को एहसास नहीं होता कि कुछ हुआ है, सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर वो छोटा सा छेद धीरे धीरे एक बड़ी मुसीबत में बदलने लगता है और उसके बाद तुम हजारों फीट ऊपर हवा में लटके हुए होते हो, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी कंट्रोल के। नीचे सिर्फ मौत है और ऊपर सिर्फ आसमान। यहीं से जैक और एमी की जिंदगी एक नॉर्मल फैमिली ट्रिप से सीधे एक सर्वाइवल गेम में बदल जाती है। एक तरफ तूफान, तेज हवाएं, बर्फीले पहाड़ उनका रास्ता काटने के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ उनके बीच का भरोसा धीरे धीरे डगमगा रहा होता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि बलून लैंड करेगा या नहीं, बल्कि ये भी हो जाता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके जिंदा रह पाएंगे या नहीं। इसी टेंशन के साथ मूवी टर्बुलेंस शुरू होती है। उस वक्त में जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था, जैक एक बड़ी कंपनी का मालिक है जहां बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, पैसा, पावर, शोहरत, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी भारी लॉस में चल रही होती है। उसी वजह से जैक को मजबूरन एक सख्त फैसला लेना पड़ता है। एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही होती है जहां सारे शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं। टेबल पर फाइलें फैली होती हैं, स्क्रीन पर रेड कलर के ग्राफ दिखाई दे रहे होते हैं और नंबर साफ बता रहे होते हैं कि अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो कंपनी डूब सकती है। सब लोग जैक की तरफ देखते हैं और कुछ सेकंड सोचने के बाद जैक उन फाइल्स पर साइन कर देता है, जिसका मतलब साफ होता है कि कुछ लोगों की नौकरी आज खत्म होने वाली है। लेकिन तभी मीटिंग के बीच अचानक दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। उसका नाम जेम्स होता है। जेम्स वही एम्प्लॉय होता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी कंपनी को दे दी होती है, जो बस कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाला होता है। वो सीधे जैक के सामने खड़ा होता है और भारी आवाज में कहता है कि अगर सैलरी कम करनी हो तो कर दो, बोनस रोकना हो तो रोक लो, लेकिन नौकरी मत छीनो, क्योंकि अब उसके पास ना नया करियर शुरू करने का टाइम बचा है और ना ही ताकत। जैक उसकी बात सुनता है, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद वही ठंडी बिजनेस वाली आवाज में कह देता है कि वो हेल्पलेस है और ये फैसला बदला नहीं जा सकता। इतना सुनते ही जेम्स पूरी तरह टूट जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन आ जाता है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। जेम्स अपनी जेब से गन निकालता है और सीधे जैक पर तान देता है। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है कि कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जैक बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे बोल पड़ता है कि उसकी वाइफ का हाल ही में मिसकैरेज हुआ है, वो पहले से ही टूट चुकी है और अगर आज उसे कुछ हो गया तो शायद उसकी वाइफ भी जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनकर जेम्स कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे उसके अंदर बचा हुआ आखिरी सहारा भी टूट गया हो, और अगले ही पल वो गन को अपनी तरफ मोड़ता है और खुद को गोली मार लेता है। जेम्स वहीं मर जाता है और जैक सदमे में खड़ा रह जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। जेम्स की मौत के बाद जैक बाहर से भले ही खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह हिल चुका होता है। उस मीटिंग रूम से बाहर निकलते वक्त भी उसके कानों में गन शॉट की आवाज गूंज रही होती है और बार बार उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा होता है कि क्या वाकई ये सब उसकी वजह से हुआ है। इसी गिल्ट और डर के बीच वो अपनी वाइफ एमी को कॉल करता है और बिना पूरी सच्चाई बताए बस इतना कह देता है कि वो कल घर लौट रहा है और दोनों कहीं घूमने चलेंगे। थोड़ा एक दो दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे। एमी पहले से ही अपने मिसकैरेज के दर्द से गुजर रही होती है, लेकिन जैक की ये बात सुनकर उसे लगता है कि शायद चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रात होते होते जैक अकेला एक बार में बैठा होता है जहां उसके सामने ड्रिंक रखी होती है, लेकिन उसका ध्यान ना म्यूजिक पर होता है ना आसपास बैठे लोगों पर। उसका दिमाग बार बार जेम्स के चेहरे पर अटक जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बारटेंडर से किसी बात पर बहस कर रही होती है। माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है तो जैक आगे बढ़कर बारटेंडर से कहता है कि उस लड़की के लिए ड्रिंक दे दो, वो पे कर देगा। यहीं से जूलिया की एंट्री होती है। जूलिया मुस्कुराती है, थैंक यू बोलती है और धीरे धीरे बातचीत को फ्लर्टिंग की तरफ ले जाने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जैक पैसे वाला आदमी है। लेकिन जैक साफ साफ कह देता है कि उसके लिए उसकी वाइफ ही सब कुछ है और वो कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता। जूलिया ऊपर से मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जैक को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है। अगले दिन जब जैक होटल की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। पहले वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब अगला मैसेज आता है, कल बार में मिले थे याद है, तब उसे जूलिया याद आ जाती है और उसके तुरंत बाद जो मैसेज आता है वो जैक के पैरों तले जमीन खिसका देता है। जूलिया लिखती है कि अगर उसे 1 मिलियन यूरो नहीं मिले तो वो एमी को सब कुछ बता देगी। जैक शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने जूलिया के साथ कुछ गलत किया ही नहीं होता। वो गुस्से में रिप्लाई करता है कि उसका लॉयर इस तरह के लोगों से डील करेगा और मैसेज वहीं बंद कर देता है। लेकिन वो एमी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि बेवजह उसे और स्ट्रेस देने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद जैक और एमी होटल में मिलते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी बनी रहती है। रात को जैक एमी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे रोक देती है, क्योंकि वो अभी भी मिसकैरेज के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई होती। जैक जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है।
अगले दिन दोनों एक हॉट एयर बलून राइड के लिए निकलते हैं क्योंकि एमी को बलून राइड बहुत पसंद होती है। वहीं उनकी मुलाकात डेविड से होती है जो काफी एक्सपीरियंस्ड होता है। डेविड बताता है कि एक और पैसेंजर भी साथ जाएगा और जैसे ही वो लड़की आती है जैक का चेहरा उतर जाता है। वो लड़की जूलिया होती है। एमी उसे नहीं जानती लेकिन जूलिया बातों बातों में ऐसे हिंट देती है जैसे वो जैक की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती हो। बैलून हवा में उठता है। एमी और डेविड नीचे का नजारा देखकर खुश हो रहे होते हैं लेकिन जैक का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका होता है क्योंकि जूलिया बार बार उसे इशारों में धमका रही होती है। जैसे जैसे बलून और ऊपर जाता है जूलिया एमी से पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर देती है और धीरे धीरे मिस कैरेज वाला टॉपिक भी छेड़ देती है जो जैक ने नशे में बार में जूलिया को बता दिया होता है। माहौल भारी होने लगता है और तभी अचानक बहस बढ़ जाती है। जूलिया गुस्से में चाकू छीन लेती है, हाथापाई होती है और उसी केओस में गैस सिलेंडर से गैस लीक हो जाती है। बर्नर की आग गैस से टकराती है और जूलिया जल जाती है। आग किसी तरह बुझा दी जाती है लेकिन बर्नर बंद हो जाता है और बलून बिना कंट्रोल के ऊपर उठने लगता है, इतना ऊपर कि ऑक्सीजन कम होने लगती है और यहीं से असली सर्वाइवल शुरू होता है। और जैसे जैसे बलून बिना कंट्रोल के ऊपर उठता चला जाता है हवा पतली होने लगती है, सांस लेना मुश्किल होने लगता है और हर सेकंड के साथ डर बढ़ता चला जाता है। डेविड तुरंत समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये बलून इतना ऊपर चला जाएगा जहां इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो बताता है कि बलून के ऊपर एक वॉल्व होता है जिसे खोलने से गर्म हवा बाहर निकलती है और बलून नीचे आ सकता है, लेकिन समस्या ये होती है कि उसका लीवर टूट चुका होता है। अब उस वॉल्व तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, किसी को रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। डेविड जानता है कि यह काम बेहद खतरनाक है लेकिन उसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होता, इसलिए वो खुद रिस्क लेने का फैसला करता है। वो रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। नीचे जैक और एमी सांस रोक के उसे देखते रहते हैं और जूलिया की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देती है। जैसे ही डेविड ऊपर पहुंचने ही वाला होता है जूलिया के अंदर भरा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। आग में जली होने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से असंतुलित हो चुका होता है। उसे लगता है कि अगर वो जिंदा नहीं बच सकती तो कोई नहीं बचेगा और उसी पल वो पूरी ताकत से डेविड को धक्का दे देती है। डेविड का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो सीधे नीचे गहराई में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी आवाज हवा में गुम हो जाती है और नीचे सिर्फ सन्नाटा बचता है। जैक और एमी दोनों सदमे में रह जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस बलून में अब कोई पायलट नहीं बचा है। ऊंचाई इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि जैक नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। जैसे ही वो नीचे झांकता है उसका सिर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जूलिया भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे होश खो देती है। अब पूरे बलून में सिर्फ एक इंसान होश में बचता है, एमी। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है लेकिन उसके पास डरने का टाइम नहीं होता। वो जानती है कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। बिना नीचे देखे, बिना ज्यादा सोचे वो भी रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू करती है, ठीक वैसे ही जैसे डेविड चढ़ा था। हाथ कांप रहे होते हैं, सांस तेज चल रही होती है और हर मूव जानलेवा लग रहा होता है। एमी किसी तरह वॉल्व तक पहुंचती है लेकिन जैसे ही वो रस्सी को खींचने की कोशिश करती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसका हाथ फिसलने लगता है और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि अब वो भी नीचे गिर जाएगी, लेकिन उसी पल वो खुद को संभालती है, रस्सी को दोबारा मजबूती से पकड़ती है और अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके टूटे हुए लीवर को रस्सी से बांध देती है। वो पूरी ताकत से खींचती है और आखिरकार वॉल्व खुल जाता है। गर्म हवा बाहर निकलने लगती है और बलून धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने लगता है। जैक को होश आता है और सबसे पहले उसकी नजर जूलिया पर पड़ती है जो आधी जली हुई हालत में पड़ी होती है। बिना कुछ सोचे जैक जूलिया के हाथ पैर बांध देता है ताकि वो दोबारा कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एमी ये सब देखती है लेकिन उसके दिमाग में अब भी एक हल्का सा शक बैठ चुका होता है कि जूलिया शायद पूरी तरह झूठ नहीं बोल रही थी। जैक उस शक को दबाने की कोशिश करता है, उसे समझाता है कि जूलिया सिर्फ बदला और पैसा चाहती थी। बलून आगे बढ़ता रहता है लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। दूर दूर तक फैले हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़। हवा का रुख सीधा उन्हीं पहाड़ों की तरफ होता है। बर्नर अभी भी काम नहीं कर रहा होता और दिशा बदलने का कोई सीधा तरीका नहीं बचता। जैक और एमी मिलकर बास्केट का वजन कम करने लगते हैं। सिलेंडर, एक्स्ट्रा सामान जो भी हाथ लगता है सब नीचे फेंका जाता है लेकिन फिर भी बलून का रास्ता ज्यादा नहीं बदलता। इसी घबराहट में जैक एक ऐसा सुझाव देता है जिसे सुनकर एमी सन रह जाती है। वो कहता है कि अगर जूलिया को नीचे फेंक दिया जाए तो शायद बलून बच सकता है। एमी साफ मना कर देती है और कहती है कि वो किसी इंसान की जान नहीं ले सकती, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और तभी बैलून एक पहाड़ से टकरा जाता है। जोरदार झटका लगता है, बास्केट हिल जाती है और बैलून के कपड़े में एक बड़ा सा होल बन जाता है। लेकिन उसी झटके की वजह से वजन थोड़ा कम हो जाता है और तेज हवा बैलून को पहाड़ के किनारे से बाहर निकाल ले जाती है। वो दोनों जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन अब बैलून पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है और हर अगला पल पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है। पहाड़ से टकराने के बाद बैलून किसी तरह आगे तो बढ़ जाता है लेकिन अब उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी होती है।
कपड़े में बना हुआ होल हवा के हर झोंके के साथ और फैलने लगता है और ठंडी हवा सीधे बास्केट के अंदर घुसने लगती है। एमी ठंड से कांप रही होती है, जूलिया दर्द और गुस्से में करहा रही होती है और जैक लगातार ऊपर नीचे देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगला खतरा कहां से आने वाला है। कुछ देर बाद एमी जूलिया के मुंह से कपड़ा हटाकर उसे थोड़ा सा पानी देती है, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो वो अब भी एक इंसान होती है। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटता है, जूलिया फिर से जैक पर चिल्लाने लगती है, उसे झूठा और कायर कहती है। एमी दोनों को चुप कराती है, क्योंकि इस वक्त लड़ाई नहीं, जिंदा रहने की जरूरत होती है। बैलून धीरे धीरे बादलों के बीच पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ सफेदी होती है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। इसी धुंध और ठंड का फायदा उठाकर जूलिया चुपचाप अपने बंधन ढीले करने लगती है और जैक को इसकी भनक तक नहीं लगती। थोड़ी देर बाद जूलिया अचानक जैक से पूछती है कि उसने बार में बैठे और अमीर लोगों को छोड़कर सिर्फ उसी को क्यों चुना। जैक गुस्से में पलटकर पूछता है कि आखिर वो उससे चाहती क्या है, और यहीं पर जूलिया पहली बार अपनी असली वजह सामने लाती है। वो बताती है कि उसका पिता जेम्स वही आदमी था जिसने जैक के ऑफिस में खुद को गोली मार ली थी। जूलिया कहती है कि उसके पिता की जिंदगी जैक के उस एक फैसले की वजह से खत्म हुई और अब वो चाहती है कि जैक भी उसी दर्द को महसूस करे, उसी डर को महसूस करे। जैक खुद को बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि जेम्स ने खुद आत्महत्या की थी, उसने किसी को नहीं मारा। लेकिन जूलिया के लिए ये फर्क अब कोई मायने नहीं रखता। इसी बहस के बीच जूलिया अचानक चाकू उठा लेती है और बिना चेतावनी दिए जैक पर हमला कर देती है। चाकू जैक के सीने में घुसता है, लेकिन किस्मत से दिन से थोड़ा दूर लग जाता है। खून तेजी से बहने लगता है और एमी चीख पड़ती है। वो जूलिया से चाकू देने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि वो पैसे का इंतजाम कर देगी, बस ये सब यहीं खत्म कर दे। कुछ सेकंड्स के लिए जूलिया हिचकिचाती है, लेकिन उसी पल जैक डर और गुस्से में पास पड़ा हुआ गैस सिलेंडर उठाता है और पूरी ताकत से जूलिया के सिर पे दे मारता है। एक तेज आवाज गूंजती है और जूलिया वहीं ढेर हो जाती है। एमी सदमे में जैक को देखती रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जूलिया चाकू देने ही वाली थी। हवा अब भी अजीब तरह से सिसक रही होती है। बैलून हर कुछ सेकंड में हल्का सा झटका ले रहा होता है और आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। तभी दूर से काले बादल नजर आने लगते हैं, बहुत भारी, बहुत घने बादल। एमी उन्हें देखते ही समझ जाती है कि ये सिर्फ बादल नहीं है, ये एक भयानक स्टॉर्म है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैक भी ऊपर देखता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा चिढ़ और झुंझलाहट होती है। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगती है, बिजली चमकती है और बैलून सीधा उस तूफान के अंदर खिंचता चला जाता है। अब हालात पूरी तरह से हाथ से निकल चुके होते हैं। हवा इतनी तेज होती है कि बैलून को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। बर्नर बार बार बंद हो रहा होता है और पहाड़ से बने होल की वजह से बैलून का कपड़ा हर झटके के साथ और फटता जा रहा होता है। एमी चिल्लाकर कहती है कि अगर अभी उस होल को बंद नहीं किया गया तो ये बैलून ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन एमी इस बार उसकी नहीं सुनती। वो जानती है कि अगर अब भी हिम्मत नहीं दिखाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो रस्सियों की तरफ बढ़ती है, कपड़े का टुकड़ा हाथ में लेती है और तेज हवा, बारिश और बिजली के बीच ऊपर चढ़ने लगती है। हर झटका उसे नीचे फेंक सकता है, हर सेकंड मौत के बराबर होता है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। कई बार कपड़ा हाथ से छूट जाता है, कई बार उसका पैर फिसलता है, लेकिन आखिरकार वो उस फटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है और किसी तरह कपड़े को बांधकर होल को बंद कर देती है। कुछ ही पलों में बैलून थोड़ा स्टेबल होने लगता है और धीरे धीरे तूफान से बाहर निकल आता है। तूफान के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, सिर्फ हवा की हल्की आवाज और बैलून की चर्राहट सुनाई देती है। एमी थकी हुई बास्केट में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में अचानक एक छोटी सी बात घूमने लगती है। जूलिया को जैक के सॉक्स का ब्रांड भी पता था और एमी जानती है कि जूते पहने रहते हुए सॉक्स का नाम दिखना नामुमकिन है। वो जैक की तरफ देखती है और सीधे पूछती है कि जूलिया को ये सब कैसे पता था। जैक थोड़ा घबरा जाता है, बहाने बनाने लगता है, कहता है कि कभी कभी पैंट ऊपर हो जाती है या जूलिया ने कहीं फोटो देख ली होगी। लेकिन एमी को अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसका शक और गहरा हो जाता है। एमी जूलिया का फोन ढूंढने लगती है, सोचती है कि शायद उसमें कुछ ऐसा हो जो सच्चाई सामने ले आए। लेकिन उससे पहले ही जैक चुपचाप वो फोन उठाता है और बिना कुछ कहे बास्केट से नीचे फेंक देता है। एमी चौंक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जैक कुछ छुपा रहा है। वो जैक से उसका फोन मांगती है। जैक इस बार मना नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारे मैसेज देख लिए हैं। लेकिन जैक नहीं जानता कि जूलिया ने सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि एक वीडियो भी भेजी थी। एमी जैसे ही फोन खोलती है, वो वीडियो चल पड़ता है और उसी पल सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वीडियो में साफ दिखता है कि बार के बाद जैक जूलिया के साथ होटल गया था। दोनों के बीच रिश्ता था और सबसे डरावनी बात, उसी वीडियो में जैक जेम्स की मौत को लेकर बेहद बेरहमी से बात करता है। कहता है कि उसने एक बेकार आदमी को नौकरी से निकाला था जो वैसे भी कुछ काम का नहीं था। एमी के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों के सामने सब साफ हो जाता है। जूलिया झूठ नहीं बोल रही थी।
एमी जैक की तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ टूटन होती है। वो कहती है कि उसने उसकी तकलीफ, उसके मिसकैरेज, उसके दर्द को समझने का नाटक किया था। जैक अब अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि एमी की डिप्रेशन की वजह से वो दूसरी तरफ गया और उसे जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो जैक ने उसे दी है। ये शब्द एमी को अंदर तक तोड़ देते हैं। वो साफ कह देती है कि वो जूलिया की मौत और जैक की सच्चाई सबको बताएगी। ये सुनते ही जैक घबरा जाता है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो अचानक एमी को बास्केट से नीचे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद रस्सी से लटक जाता है। जैक डर के मारे चिल्लाता है, मदद की भीख मांगता है, बार बार एमी को अपनी पत्नी होने की याद दिलाता है। एमी कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर वो जूलिया की लाश को बास्केट से बाहर धकेल देती है। जूलिया का शरीर गिरते हुए जैक से टकराता है, रस्सी छूट जाती है और दोनों नीचे अंधेरे में गिर जाते हैं। अब बैलून में सिर्फ एमी बचती है। कुछ देर बाद वो बैलून को जमीन पर उतार लेती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। एमी बैलून को आग लगा देती है ताकि कोई सबूत ना बचे। दुनिया ये मान लेती है कि उस बैलून में सवार सभी लोग मर गए और कहीं दूर एक नई जगह पर एमी अपनी पहचान बदलकर एक नई जिंदगी शुरू करती है। एक ऐसी जिंदगी जहां अब कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं और कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए। और यहीं पर टर्बुलेंस खत्म होती है, एक ऐसी कहानी के साथ जो ये सिखाती है कि कभी कभी असली खतरा बाहर नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है।